मूवी स्टार्ट होती है तो ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और ये सैनिटोरियम बेसिकली डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था और जो डिफॉर्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और इनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं। ये तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि सॉ टूथ, थ्री फिंगर और वन आई थे और डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं ये तीनों भाई मिसेस हिलिकर को जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। यही नहीं, डॉक्टर इन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स कहता है। हालांकि वो अभी बच्चे थे और इनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया था और यही था थ्री फिंगर और एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली थी, इस वजह से इसका नाम था वन आई और तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था इसीलिए इसका नाम था सॉ टूथ। इसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। ये सब सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतनी सारी पेन कैसे बेयर कर लेते हैं और इस पर डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि इन्हें तो पेन महसूस ही नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पेन निकाली थी वो इसकी मदद से लॉक खोलने लग गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था और वो तीनों भाई इसे देख लेते हैं और इससे वो पिन मांगते हैं और इन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी कि थ्री फिंगर लॉक खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद से ही वो पूरी जगह मेंटल अजाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि इसका दिमाग पूरी तरह पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टेस्ट शो करवाते हुए इसे भी बहुत बेरहमी से मार देते हैं और फिर 29 साल गुजर जाते हैं और 29 सालों के बाद 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। इस वक्त वो सब स्नो को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने एक फ्रेंड के केबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर मौजूद इन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सभी इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं लेकिन इन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि इस बिल्डिंग में जाने की इनको कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये इनकी नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह पर जाकर इस जगह की अच्छी तरह तलाशी ली जाए और वो पूरी जगह की अच्छी से तलाशी लेते हैं और इंचार्ज ऑफिस में इन्हें वाइन मिल जाती है। वहीं पर इन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है जिसे देखकर इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है। तब हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर इस सैनिटोरियम में पहुँच जाते हैं। इन स्टूडेंट में से 3 नाइट स्पेंड करने के लिए बेड को चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इन्हें कुछ नजर आता है। इन तीनों में से एक लड़का विंसेंट चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही इसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिस पर बाहर खड़ी 2 लड़कियां जेना और केन्या डर जाती हैं, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसेंट को ढूंढने जाती हैं। विंसेंट इनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है और इन्हें डरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों इससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं और तभी वन आई इनका पीछा कर रहा होता है और विंसेंट इन सब से माफी मांगने के लिए अकेला ही जनरेटर ढूंढने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि वो सब अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं, इनका दूसरा रोल ये होता है कि जब लाइट आ जाए तो सब पार्टी करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं, लेकिन इस दौरान इन्हें ये पता नहीं होता कि कोई इन पर नजर रख रहा है। पार्टी करते करते वो सब लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक डीवीडी मूवी मिलती है। डैनियल इसे प्रोजेक्टर में डालकर प्ले कर देता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि इन इलीगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि इसका भाई इसे इनके बारे में बहुत खतरनाक कहानियां बताता था। वो इनको बताती है कि वो लोग बहुत खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे। बिलीव नहीं होता और वो सब सोने चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती। वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने कोई खड़ा है और ये वही इसका फ्रेंड वॉटन था जिसके केबिन में इन्हें जाना था। जब वो इसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है और इसे कुछ सोचने समझने दिए बगैर सॉ टूथ इसके सर में एक आयरन रॉड घुसाकर इसे मार देता है। जब सुबह हो जाती है तो अभी तक वो तूफान रुका नहीं था और वो सब वहीं पर होते हैं। विंसेंट के मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे इसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। इसके साथ साथ इन लोगों का सारा सामान भी गायब था। वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी
विंसेंट इनके साथ कोई मजाक कर रहा है। तो सब लोग इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनमें से 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर इन्हें एक अजीबोगरीब किस्म का केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। और जब वो आगे जाते हैं तो इन्हें सारे सेल मिल जाते हैं जिसमें पेशेंट्स को रखा जाता था। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ था जिससे वो सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में वो सब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चले जाते हैं और जेना किचन में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सॉटूथ बॉटन के टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आकर सॉटूथ को वहाँ से ले जाता है और जेना भी वहाँ से भाग जाती है और इन सब लोगों के पास आकर इन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी बॉटन की जैकेट में कुछ आकर इनके सामने करता है। जब जेना इसे चेक करने के लिए जाती है और जब वो इस जैकेट खोलकर देखती है तो वो देखती है कि इस जैकेट में बॉटन का कटा हुआ सर है। अभी वो सब संभले भी नहीं थे कि वो तीनों भाई बालकनी से बाहर बार्ब्ड वायर फेंककर क्लैरी के गले में फंसाकर इसे ऊपर खींचने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तब कायली इसके पाँव पकड़ लेता है और वो पूरा इनके खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बाद भी वो क्लैरी को बचा नहीं पाता और इसका सर धड़ से अलग होकर इसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी स्नो मोबाइल्स चल नहीं रही थी। प्लग निकाल दिए थे। अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। लैरन जो कि स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करती है कि वो स्की करके मदद लेने जाएगी। तब वो मदद लाने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। इन सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो इस तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे। वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन करते हैं। वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत से औजार भी देखे थे। वो इसीलिए डैनियल, कायली और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर इनके पीछे लग जाता है और वो जल्दी से केज में जाकर छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ से जाता है तो वो बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है जिस पर ब्रिज्ड इसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। सारा और कायली जब ऑफिस में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि इनके पीछे डैनियल नहीं था, जबकि वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं। इसकी चीखें वो सब सुन सकते थे और लास्ट में बहुत सारी बहस के बाद वो सब इसको बचाने के लिए जाते हैं। तब कायली देखता है कि वो तीनों इसके मसल्स को काटकर तेल में फ्राई कर कर खा रहे थे और डैनियल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इसे मरा हुआ देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचते हुए वो इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायली इन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन केनिया इसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसे इसलिए मना करती है क्योंकि शायद इसकी इंसानियत जाग गई थी और वो इन्हें मासूम समझ रही थी। वो कायली को इन पर पहरा देने के लिए वहाँ पर रुकने का कहती है और खुद जाकर सो जाती है। और यहाँ बदकिस्मती से वो इसी सेल में लॉक थे जहाँ पर वो 29 साल तक लॉक रहे। दूसरी बात ये कि जिस पिन से उन्होंने वो लॉक खोला था अभी भी वो वही थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल लेता है और बाहर आते हैं सॉटूथ कायली को पकड़ लेता है। केनिया जब कायली को चेक करने के लिए आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर वो देखती है कि ना तो वहाँ पर कायली है और ना वो तीनों सेल में हैं। वो वापस आकर इन सबको बताती है। तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है और वो समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। अब वो इसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं और वो देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं था बल्कि कायली था जिसकी जबान कटी हुई थी। इसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों भाई इनके पीछे बुरी तरह पड़ जाते हैं और भागते भागते वो सब अपने रूम्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। वो सब अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं लेकिन वो एक सैनिटोरियम था। सारी विंडोज सील थी और तभी इन्हें वहाँ पर एक टूटी हुई खिड़की मिलती है लेकिन इस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा इस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पर तोड़ने की कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो बाहर निकल जाते हैं लेकिन जेना बाहर नहीं निकल पाती और वहीं पर फंस जाती है और तब सॉटूथ एक ड्रिल लेकर इसे मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी इन्हीं की स्नो मोबाइल्स पर इनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिज्ड को पकड़ लेता है जिस पर चाकू से वो इस पर हमला करती है और वो इसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लैरन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी होती है। यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात ये है कि मेन रोड इसके सामने ही था जो तूफान की वजह से इसे नजर नहीं आया और वो हिम्मत हार कर वहीं बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचते हैं। केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन
वन आई इसके पीछे पड़ा होता है। अभी वो केन्या को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा इसे मारकर इसको नीचे गिरा देती है और वो अपनी स्नो मोबाइल्स लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि ये सब उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक किया होता है। वो इतनी खुश होती हैं कि वहाँ पर लगी हुई वायर्स इन्हें नजर नहीं आती और इन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और इनके सर उठाकर ले जाता है और इनकी बॉडी वहीं पर ही पड़ी रहती है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।